ब्लैकमेलिंग। आप इसको पैसे देती रही? जी, 5 से 6 लाख मुझसे ये ले चुका है अभी तक। तो 19 को मैंने जाके घर, तब तो मैं थे। यानी उसने उस सिचुएशन में भी नहीं छोड़ा? ऐसे तो यही कहता है हर जगह सुनी मेरी जानी है, जो मैंने सुनानी है वही सुनी जानी है। शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। नाज़रीन, सियालकोट एक जवां साल बच्ची सीए की स्टूडेंट और सिर्फ नोट्स हासिल करने के लिए फोटोकॉपियर उसको बेपनाह जुल्म और सितम का निशाना बना देता है और यहां तक कि मल्टीपल टाइम उसको रेप किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेलिंग के नतीजे में उसकी नाजेबा वीडियोस और तस्वीर हासिल कर ली जाती हैं और वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ इस खौफ से कि अगर घर वालों को पता चल गया तो मुझ पर क्या बीतेगी, मेरी तालीम का क्या बनेगा, वो ब्लैकमेल होती रहती है और कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि अल अमान अल हफीज बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि रोज़े की हालत में भी मुबैना तौर पर वो रजील जिनसी बिल्ला उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता है और यहाँ तक कि वो अय्याम जिनमें ख्वातीन इंतहाई कमज़ोर हुआ करती हैं, उन अय्याम में भी उसको नहीं बख्शा जाता। क्यों? क्योंकि एक जिनसी दरिंदा प्यासा है, भूखा है और उसको भूख मिटाने के लिए किसी मासूम और उसके चंगल में फंसे हुए इंसान की ज़रूरत है और ये वो बच्ची है जो वो इंसान बनकर उसका किरदार अदा करती रही है। तो मिलते हैं, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, नाम आपका हम नहीं ले रहे, आपका चेहरा किसी को नजर नहीं आ रहा, आपकी शनाख्त हमारी जिम्मेदारी है, खास तौर पे हमारे प्रोग्राम की हद तक। क्या मामला हुआ? स्टार्टिंग पे ये हमारे गांव का था। क्या नाम था इस रजील इंसान का? नदीम। ठीक है। फोटोकॉपी की इसकी शॉप है। इसने ना कहीं से गांव से मेरा नंबर लिया है। इसने मुझे बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉपी कराने होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं कॉपी करके, तो मेरे अब्बू की दुकान है गांव में। जी, दुकान पे भेज आया करूँगा, उधर से पैसे ले लूँगा। आप करती क्या है, पढ़ती क्यों? मैं सीए की स्टूडेंट हूँ। सीए की स्टूडेंट है तो सीए के स्टूडेंट को ऑब्वियसली नोट्स की जरूरत होगी। जी। नोट्स से ही कहानी शुरू हुई। जी। बच्ची एक ही गांव के हैं ये दोनों, मुल्ज़म नदीम और ये बच्ची दोनों एक ही गांव के हैं। ठीक है। बच्ची इधर रहती है अपनी नानी के घर में, नावल शहर में। ठीक है। फोटोकॉपी के नोट्स वगैरह के लिए उसकी मुल्ज़म नदीम की दुकान है उगोकी मोड़ पे। ठीक है। उसके लिए नोट्स वगैरह के लिए उसके साथ किसी से नंबर लेके उसने बच्ची के साथ रब्ता किया कि आप मुझे नोट्स दिया करो, मैं फ़ोटोकॉपी करके आपके घर पहुँचा दिया करूँगा आपकी वालदा की शॉप पे। अच्छा जी। उससे फिर आस्ता आस्ता उसने एक दिन, ये बच्ची कॉलेज के बाहर खड़ी थी छुट्टी के वक्त, ये मुल्ज़म नदीम आया, उसने उसको पिक किया उधर से हैज़ ए मोहल्लेदारी, एक ही गांव के हूँ, मैं भी आपको घर छोड़ देता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ आपको। आप लोगों के गांव में इतना आप लोगों की केमिस्ट्री आपस में अच्छी है कि कोई बहन बेटी नजर आए किसी को तो वो साथ? एक ही मोहल्ले के हैं दोनों, एक ही मोहल्ले के हैं। अच्छा जी, एक ही मोहल्ले के हैं ये दोनों। उधर से फिर उसने उसको बैठा के गाड़ी में कोई नशावर चीज़ पिलाई है कि जूस, तो वो ले गया कहीं, उसको नहीं पता किधर ले गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में शाम को उसको वो घर छोड़ गया, नीम बेहोशी की हालत में। बाद में उसने मैसेज पे उसको बताना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करने शुरू कर दिए कि आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है? उसने बोला मुझे नहीं पता, नहीं मैंने तुम्हारे साथ जना किया और तुम्हारी पिक्चर्स बनाई हैं, बरहीना पिक्चर्स बनाई हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, वो मेरे पास सारा कुछ सेफ़ है और मैं इससे पहले भी काफ़ी बच्चियों की बना चुका हूँ, लिहाजा तुमने मेरे साथ तावन करना है पूरा। नोट्स की खरीदारी से शुरू होने वाला वाकया अपना खौफनाक रूप उस वक्त धारता है जब ये बदबख्त इंसान एक रोज इस बच्ची के तालीमी इदारे के बाहर पहुंच जाता है। जब बच्ची अपने तालीमी इदारे से निकलती है तो मोहल्लेदार गांव का बासी होने का फायदा उठाते हुए ये रजील इंसान इस बच्ची को लिफ्ट देता है
कि मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के घर उतार देता हूँ। उसकी वजह यह है कि नानी नाबीना है और ये बच्ची अरसा दराज से बल्कि बचपन से ही अपनी नानी के घर पलती बढ़ती रही है और इसके नानी के अलावा कोई दूसरा फर्द इस घर में नहीं रहता था। तो बच्ची एतमाद करती है, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब गाड़ी में बैठती है तो मुबैना तौर पर यह बदबख्त रजील नवीद इसको एक जूस सर्व करता है जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई जाती है। वो बच्ची जूस पीती है और उसके बाद अपने होशो हवास खो बैठती है। रिपोर्टेडली ये बदबख्त नवीद उसको एक नामालूम जगह पर ले जाता है। इसके साथ जिनसी दरिंदगी पहली दफा 2023 जनवरी में करता है और इसकी नाजेबा तस्वीर वीडियोस बेहोशी की हालत में बना लेता है। और फिर ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा ना खत्म होने वाला आगाज होता है कि अलमान अल हफीज बच्ची को उसकी तस्वीर वीडियोस वन टाइम पर भेजी जाती हैं। जैसे ही वो देखती है और साथ ही वो डिलीट हो जाती है और उसके बाद हमेशा के लिए वो बच्ची इसके ब्लैकमेलिंग के चंगल में फंस जाती है। जनवरी 2023 में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती थी। मैं कॉलेज के बाहर खड़ी थी घर आने के लिए। इसने मुझे कहा है कि मैं जो है ना मैं भी गाँव जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें रास्ते में नानों घर उतार दूंगा इधर नॉल। मैं मोहल्लेदार से उस नाते में बैठ गई हूँ कि उतार देंगे। इसने गाड़ी में मुझे जूस दिया पीने के लिए। जूस पहले से गाड़ी में मौजूद था कि उतर के खरीदा है? नहीं, पहले से मौजूद था गाड़ी के अंदर। ग्लास में था, किसी डब्बे में था या बोतल में? डिब्बे में ही था। अच्छा। तो इसने मुझे दिया पीने के लिए, वो पी के मैं अनकॉन्शियस हो गई हूँ। फिर उसके बाद इसने इस तरह, मुझे नहीं पता ये किधर लेके गया है, क्या हुआ है। नींद बेहोशी की हालत में इसने मुझे इधर बाहर उतारा है गली के। मैं घर आई हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया। इसने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर इसने कहा कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ किया है, जिना भी किया, वीडियोस भी ये बना ली हैं। उसके बाद इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आप इस टाइम में बेहोश हो गई थी? जी, मुझे नहीं वो होश नहीं है मुझे कि क्या हुआ है क्या नहीं। इसने आपको डराया तो नहीं था या वाकई ऐसा हुआ था? ऐसा ही हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद इसने मुझे एक तो पिक्चर भी सेंड किया व्हाट्सएप पे। तो आप ही थी? जी। इस बच्ची का खौफ और इसकी बरहना वीडियो तस्वीर अपने पास रखने के बाद अब नवीद इतना दीदा दलेर हो चुका था कि नवीद एक के बाद दूसरे दिन इस बच्ची से मुतालिबा करने लगा माली मामलात में चीजें आगे बढ़ाने का। घर की सूरत हाल ये थी कि बच्ची और उसकी फैमिली यानी उसकी नाबीना नानी के पास 2 वक्त का खाना मुश्किल था, लेकिन इस रजील इंसान की हवस खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। लिहाजा बच्ची ने इसका मुंह बंद करने के लिए, इसका पेट भरने के लिए और इसकी बदबख्ती वाली टपकती राल को साफ करने के लिए बैरून मुल्क मकीम अपने मामूओं का मिन्नत तरला शुरू कर दिया कि मुझे अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए मजीद रकम की ज़रूरत है, क्योंकि माजी में भी इस बच्ची के तालीमी अखराजात इसके बैरून मुल्क मकीम मामू ही उठा रहे थे और इवेंचुअली तकरीबन 5-5.5 लाख रुपया ये बच्ची अपनी इज्जत बचाने के लिए, इस कहानी को दबा रखने के लिए इसको खिला चुकी। लेकिन फिर भी इस जिनसी दरिंदे की जिनसियत परस्ती, हवस परस्ती ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हर दिन पहले से ज़्यादा मजबूत, मुस्तहकम और ताकतवर होती। फिर उसके बाद इसने पैसे लेना मुझसे स्टार्ट कर दिया, डराना धमकाना कि मैं जैसे कहूँगा तुमने वैसे ही करना है। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो बाकी यानी कजन्स को, बहनों को, सबको जलील करूँगा, मामा पापा को भी। सारा इसने धमकियाँ देनी शुरू करती हैं। फिर उसके बाद ये आप इसको पैसे देती रही? जी, मैं इसको पैसे 5 से 6 लाख मुझसे ये ले चुका है अभी तक। कितने अरसे में? ये 1.5 में। आपने किसी दोस्त को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, घर में किसी बहन को? नहीं, हिम्मत नहीं हुई किसी से जिक्र करने की किसी बात का भी। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा ये अप्रैल में मेरे पास सारे एविडेंस हैं तुम्हारे खिलाफ मेरे मोबाइल में कि कैसे मुझे धमकियाँ दी हैं, पैसे वगैरह भी लेते रहे हो, ये सब कुछ।
15 अप्रैल को ये घर आके तो मोबाइल छीन के मुझसे ले गया कि अब जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं रहेगा। आपने गलती ये की कि आपने उसको बता दिया कि मेरे पास अब एविडेंस है। जी, वो मैंने इसलिए कि ना कोई बात, जाहिर सी बात है मेरे घर वाले भी थे कि ना बात घर वालों में फैले, वो भी परेशान होंगे, सारे मामला फिर ज़्यादा बात फैलेगी। अच्छा, ईमानदारी से एक चीज़ आपने बतानी, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली, देखिए मैंने आपके लिए बात करनी और मैं ऑन कैमरा आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अलहदा नहीं पूछ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों की पहले दोस्ती थी और उसके नतीजे में आप की कोई वीडियोस बन गई, तस्वीर बन गई और आप ब्लैकमेल होने लगी? जब ब्लैकमेल होने लगी तो फिर खराबी ज़्यादा शुरू? नहीं। पक्की बात है? हाँ जी। आपकी से कोई दोस्ती ताल्लुक नहीं था? नहीं, ये बल्कि बाद में फोर्स करता रहा है कि भी तुम मुझसे सही से बात किया करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कितना अर्सा आप इससे बात करती रही? बात तो यही तकरीबन ये जितना ब्लैकमेलिंग का अर्सा रहा है यही। और कितना अर्सा था ये साल, 1 साल 2। इस 1 साल में आप लोगों की बात होती रही है? इतनी ज्यादा नहीं, यहाँ वो इस तरह नहीं जिस तरह होती है दोस्ती में, वैसे नहीं होती रही। जब ये प्रेशराइज करता था तब बात होती? क्या प्रेशराइज करता था? यही आगे से धमकियाँ देता था कि मैं घर आ जाना है, तुम मुझसे बात नहीं कर रही, ये वो। और वो फिर घर आया भी? जी, रात को 12-1 बजे आकर वो बाहर का दरवाजा नॉक करता था जोर जोर से। तो ये आबादी वाले सारे नहीं कहते थे कि कौन है? मोहल्लेदार हमारे सारे ऐसे ही हैं, वो तवज्जो नहीं करते किसी की तरफ। ये अभी जब बात खुली है उसके बाद अब वो मुझसे वो सुनाने लग पड़ेंगे कि हाँ हमने भी देखा था, ये आता था, ये वो। जब बात ये हुई है, उससे पहले कोई नहीं तवज्जो नहीं करता था। आपकी से कोई वीडियो कॉल भी होती रही? नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई टेलीफोन, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज है? कॉल पे होती थी, वॉइस कॉल करता था ये जब पैसे वगैरह भी लेने होते थे ना। पैसे कहाँ लेने आता था? पैसे कैश में देते थे या बैंक में देते थे? कैश में। तो वो पैसे कितनी दफा लेने आए? काफी दफा, 10-12 दफा। यही घर पे? हाँ जी, वो बाहर वाले दरवाजे तक, वो पीछे बाहरले दरवाजे तक मैंने देखा है। हाँ, उधर तक। तो वहाँ पर जाके आप पैसे देते? जी। पैसे कहाँ से आते थे आपके पास इतने? क्योंकि अमूमी तौर पर बुरा ना मनाइएगा, जो फैमिली की कंडीशन है वो 6-7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देने वाली नहीं है। पैसे कहाँ से आते थे? मामू मेरे यूएस से होते हैं, वही मेरे फी वगैरह वही सारे अफोर्ड करते थे ना। यूएस में होते हैं? जी। तो उनसे पैसे मंगवाती थी? जी। क्या कहती थी? फी भी मेरी वही देते हैं, तो फी का बहाना कर लेती थी कि इतनी है, बुक्स वगैरह मंगवानी है, तो वो भेज देती? जी। तो पैसे जो ट्रांसफर करते थे तो पैसे किसके अकाउंट में आते थे? यहाँ ये जो नीचे 2 मामू हैं इनके पास ही आते थे। तो आप फिर उनसे लेते थे? हाँ जी। तो 19 को मुनज़्ज़ा के घर, तब तो मैं थे। यानी उसने उस सिचुएशन में भी नहीं छोड़ा? ऐसे तो यही कहता है हर जगह सुनी मेरी जानी है, जो मैंने सुनानी है वही सुनी जानी है। वैसे तो इस बच्ची से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती उस वक्त हुई जब ये अपनी इज्जत बेआबरू करवाने के बाद, जब ये बच्ची तकरीबन 5-5.5 लाख रुपया भत्ते के तौर पर खिलाने के बाद और हर रोज, हर दिन, हर रात इसके मुतालिबात से तंग आ गई थी। इस लम्हे इसने सबसे बड़ी गलती की, और वो गलती ये थी कि ये बच्ची इस बदबख्त इंसान को ये बता बैठी कि तुम्हारी बदबख्ती के तमाम सबूत अब मेरे पास हैं। ये वो सबूत हैं जो तुम मुझे वक्तन फवक्तन ब्लैकमेल करने के लिए भेजते रहे हो, और जब जब तुम मुझसे इस हरामकारी और इस हराम मामले को छुपाने के एवज रिश्वत और भत्ते के तौर पर पैसे लेते रहे हो, अब मैं ये तमाम सबूत सबके सामने रखने जा रही हूँ। अब मुझ में इतना हौसला आ गया है कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं, और मैं कम से कम अपने बड़ों और पुलिस को इन तमाम तर हकाइक से आगाह कर सकूं। और 15 अप्रैल को ये बदबख्त इंसान इस मासूम बच्ची के घर आन धमकता है, इससे जबरदस्ती घर में दाखिल होकर मोबाइल फोन छीनता है, वही मोबाइल फोन जिसके बारे में इस बच्ची ने इसको बता रखा था कि तुम्हारी बदबख्ती के तमाम सबूत इसमें हैं, मैं बर्बाद हो गई, तुमने कर दिया, छोड़ूंगी अब तुम्हें भी नहीं। वो रजील इंसान इससे ये मोबाइल फोन छीनता है और रफू चक्कर हो जाता है।
बाद 19 को उसने मुझे मैसेज किया, कॉल की है उसने कि जो है ना बाहर आओ। मैं बाहर गई, उसने कहा मैं तस्वीरें वीडियो सब कुछ डिलीट कर दूंगा। नहीं, आपसे जब ये मोबाइल छीन के ले गया फिर ये आपको कॉल कैसे कर रहे हैं? मैं हालांकि मोबाइल में लेके आई थी अपने पास। वो नंबर इसके पास कैसे गया? मेरे ही नंबर था, मैं डुप्लीकेट सिम जो है ना मेरे वाली वो उस मोबाइल में डाली थी। अच्छा, उस पे ही तो उसने फिर किया है कि बाहर आओ, मैं डिलीट कर दूंगा वीडियोस भी और जान छोड़ दूंगा। यही घर के बाहर आया? जी, मैं बाहर गई हूँ तो इसने फिर इधर पिस्टल निकाल लिया इसने कि कहता गाड़ी में बैठो। मैंने कहा मैं नहीं बैठना, तो आगे से धमकियां लगाने लग पड़ा कि लगता है तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है या अपने घर वालों की। मैं बैठ गई हूँ, फिर ये अपनी बहन के घर उधर पुलिस लाइन में क्वार्टर में लेके गया मुनज़्ज़ा के। ये क्या तारीख? 19 अप्रैल, ये रिसेंट जी। 15 अप्रैल को इस बच्ची से मोबाइल छीनने के बाद अब तमाम सबूत भी इस रजील नवीद के हाथ में थे, लिहाजा ये एक और पैंतरा खेलता है। और वो पैंतरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाद ये इस बच्ची से दोबारा राब्ता करता है। अब वो नरम भी है, लहजा भी शगुफ्ता है, बात भी सलीके से कर रहा है। इसी दौरान बच्ची अपना ही नंबर निकलवा कर अपनी एक अजीजा के फोन में चालू कर चुकी थी। उसकी वजह यह थी कि बच्ची को अपने तालीमी मामलात को आगे लेकर चलना था। सीए की स्टूडेंट है, बहुत सारे मसाइल मामलात होते हैं, लिहाजा इस शख्स के पास अब दूसरा पैंतरा ये था कि ये इसे राब्ता करता है और इसको एक बार फिर बुलाता है। इसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, जो हो गया उसकी माफी दे दो, मैं तुम्हारी तमाम नाजेबा वीडियोस और तस्वीर डिलीट कर दूंगा, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो, मैं मिलकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। बच्ची अक्ल की कच्ची दोबारा इसकी बातों में आती है और ये इसको लेकर बाकायदा सियालकोट पुलिस लाइंस में ले जाता है। दोबारा कह रहा हूं, बच्ची के मुताबिक इसको सियालकोट पुलिस लाइंस में अपनी बहन के क्वार्टर्स में ले जाता है और वहां ले जाकर उन दिनों में जब बच्ची अयामे माहवारी में होती है इसको एक बार फिर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता है। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो इसकी बहन घर में मौजूद होती है और जाते ही पहले इसकी बहन इसको मजबूर करती है कि एक ही रास्ता है, तुम पढ़ी लिखी हो, जिंदगी बचा लो, मामलात आसान कर लो, मेरे भाई से शादी कर लो। बच्ची इनकार करती है, बहन हुक्म देती है जाओ इसको निशाने इबरत बनाओ और फिर ये निशाने इबरत बनती। सियालकोट पुलिस क्वार्टर्स में, पुलिस लाइन के क्वार्टर्स में लेके गया है जहाँ पर अफसरान और मुलाजमीन की रिहाइशी है। जी। अच्छा जी। उधर फिर मुनज़्ज़ा ने भी मारा है साथ। मुनज़्ज़ा कौन है? उसकी बहन है, वो पुलिस में है, लेडी कांस्टेबल है। उसके क्वार्टर में लेके? जी। मुनज़्ज़ा को यानी सारा मामला पता था? उसके भाई ने बताया होगा। उसके बाद जब आप वहाँ पे गई हैं आपने इससे पूछा नहीं कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं रास्ते में पूछा। वो तो आगे जब उनके घर गए हैं मुझे नहीं था पता ये भी मुनज़्ज़ा का घर है। वो फिर आगे मुनज़्ज़ा थी तो उसने भी फिर साथ मिल के मारा है। मुनज़्ज़ा को गाँव की है इसलिए जानती थी तो उसने फिर साथ मिल के मारा है, मजबूर किया। मुनज़्ज़ा क्या कहती थी आपको? यही कि जो है ना तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो भलाई इसी में है कि तुम कुछ भी ना बोलो, अपना मुंह बांधी रखो और इसके साथ निकाह कर लो। अच्छा, मुनज़्ज़ा ये चाहती थी कि आप उससे शादी करें, उसके भाई से, और शादी से इनकार पे ये खराबी हुई है। शादी भी इसीलिए कह रही थी ना, ये लीगल प्रोसीजर से बचने के लिए। तो वो फिर तुम लोगों ने वैसे भी क्या कर लेना है, तुम लोग, हमारे पास तो पावर है, सब कुछ है, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो हम लोग तो इतनी पावर में है कि तुम्हें अगर कत्ल भी करवा देंगे तो किसी को नहीं पता चलना। जो मुनज़्ज़ा के अल्फाज थे। फिर उसके बाद मैं नहीं ना मानी जब निकाह के लिए। फिर उसने इसको कहा कि क्या जबरदस्ती निकाह वहीं करवाना चाहती थी, क्या चाहती? जबरदस्ती निकाह करवाना चाहती वहीं पे? जी। तो मैं नहीं ना आगे से मानी, तो फिर उसने उसको कहा कि जी इसको आज सबक सिखाओ। उसने फिर क्वार्टर के कमरे में इस तरह वीडियोस दोबारा बनाई हैं, तो मारा भी है इन दोनों। मुनज़्ज़ा के भाई ने? जी, मुनज़्ज़ा और उसके भाई ने मिलकर मारा भी था। तो उसने वीडियोस बनाई हैं, फिर जबरदस्ती की है उसने उधर। ये कितना टाइम इस मामले पे चलता रहा? क्योंकि आप घर से बाहर गई थी
बगैर बताए? आधा घंटा 40 मिनट। नानी अम्मी को मैंने बोला है, मैं फिर बाद में अंदर आई हूँ जब उसने इस तरह बोला। नानी अम्मी को मैं बता के गई थी कि मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर तक, दोस्त की तरफ से आने लगी हूँ। हाँ, तो नानी अम्मी अकेले थे घर। हाँ। तो वो फिर उधर से ये इस सब के बाद उसने मुझे वापस घर छोड़ा है। उसने कहा, मुनज़्ज़ा ने भी कहा। उसने जुल्म से तुम सारा किया और उसके बाद फिर वो घर भी छोड़ने आया? जी। मुनज़्ज़ा ने आते हुए आपको कोई बात कही? यही कि सोच लो, अभी भी टाइम है, नहीं तो हम लोग तुम्हारे वालिदैन को भी कत्ल करा देंगे। पापा को मारने की भी उसने धमकियाँ दी। हर जगह चलता पैसा है, हमारे पास है, पावर भी है, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। पुलिस क्वार्टर्स और पुलिस लाइंस में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो। सर कुछ भी नहीं है, ये बस आलतू फालतू है, कुछ भी नहीं है। 0% सिक्योरिटी है उधर। ये सारा कुछ जो है ना, ये पुलिस की मौजूदगी में, ये पुलिस लाइन से ज़्यादा सेफ कोई और जगह है? ये सारा कुछ इसीलिए तो उधर हुआ है, पुलिस इसी को बचाने के लिए तो सारा कुछ कर रही है। उधर उसने जना बिल जबर किया बच्ची के साथ, नदीम ने। उसकी बहन क्या था उसकी बहन कितनी बदबख्त कितनी भी होगी, पर कितनी बदबख्त होगी? वो हद दर्जे से ज़्यादा। वो नदीम ने, मुल्ज़म ने राब्ता करके बच्ची को बोला कि तुम आओ, मैं तुम्हें मोबाइल देता हूँ। जो मोबाइल छीन के ले गया था, उसने बच्ची को लिया घर से। वो बच्ची को ले गया अपने गांव में। वो नया घर बना रहा है उधर, नया घर बना रहा है, उसमें फैमिली नहीं है, रेजिडेंस नहीं है। उसने वो पहले अरेंज करके आया हुआ था घर में, उसने सारा मंजी संजी अपनी रेडी करके रखी थी। सीधा उसने गाड़ी अंदर ही ले गया अपने घर के अंदर। उधर उसने जनाब जबर जाके किया। बच्ची उसके रोज़े की हालत में थी, मिन्नतें तरले वास्ते डालती रही, उसके पैरी पड़ती रही है, लेकिन उसने सब्र, ज़लालत और जुल्मत की इंतहा कर दिया, बरबियत की। ये जो बात आप कह रही हैं, हल्फम कह सकती हैं? जी। इसमें झूठ तो नहीं है? नहीं। पक्की बात है? हाँ जी। अगर आपको कल को कहीं पर हल्फन ये बात कहनी पड़े, आप ये कह सकती हैं कि पुलिस क्वार्टर्स में आपके साथ ये दरिंदगी हुई है। इस वाक़े के बाद क्या हुआ? जब ये पुलिस क्वार्टर्स वाला मसला हो गया, उसके बाद फिर आगे क्या मामला? उसके बाद 22 को इसने कहा है कि आज मोबाइल भी वापस कर दूंगा। तो यानी उसने कि मैं अपना एविडेंस वगैरह सब कुछ डिलीट करके मोबाइल वापस कर दूंगा। किया वापस? नहीं, उसने नहीं किया। तब मैं रोज़ा था ये 22 को मेरा, तो उसने रोज़े की हालत में ये सब कुछ किया। और ये जब मुनज़्ज़ा के रोज़े की हालत में ये गुनाह दोबारा किया? और आपने बताया नहीं मैं रोज़े से? उसको बताया था मैंने, वो आगे मैं उसके पाँव पकड़ रही थी, तरले का रही थी उसको। नहीं, तो 19 को मुनज़्ज़ा के घर, तब तो मैं थे, तब मुनज़्ज़ा को हर चीज़ का पता, फिर भी वो, यानी उसने उस सिचुएशन में भी नहीं छोड़ा? उसके बाद फिर 22 को भी उसने इस तरह ही मारा भी था, वीडियोस बनाई, जिना किया है। तो उसके बाद फिर मैंने मामा को तंग आके बता दिया था। फिर ये आगे लीगल प्रोसीजर हुआ। वो कितनी दफ़ा ये आपके साथ ये गुनाह कर चुका होगा? 3-4 दफ़ा ये मुनज़्ज़ा के घर। तब जब एक दफ़ा पहले इसने किया है, वो जनवरी में 2023 में। जी। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सियालकोट में मौजूद हैं और बदबख्ती से अटा हुआ वाकया जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसमें बच्ची से आपको मिलवा चुका हूँ। उसकी आप बीती, वो कहते हैं ना, राह पे आ जाने या बाह पे आ जाने, जिसको तकलीफ पहुंच रही है उसको पता है। होता क्या है कि पुलिस लाइन के क्वार्टर्स के अंदर, जहां पर ऑफिसर्स और मुलाजमीन की रिहाइशें हैं, वहां पर एक बदबख्त लेडी कांस्टेबल अपनी मौजूदगी में अपने भाई को प्रेमिसेस देती है। तो वो बदबख्त इंसान अपनी बहन के क्वार्टर में ले जाकर उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता है। तो 19 को मुनज़्ज़ा के घर, तब तो मैं थे, तब मुनज़्ज़ा को हर चीज़ का पता, फिर भी वो, यानी उसने उस सिचुएशन में भी नहीं छोड़ा? वो पूरा डिपार्टमेंट रिपोर्टेडली इस चीज पर घूम रहा है कि कितने पुलिस लाइंस का ना आ जाए अंदर। इस बच्ची के साथ जो बदबख्ती हुई है उसका कोई पुरसान्याल नहीं। चलते हैं, अभी समझेंगे भी और देखेंगे भी, हम अपने हिस्से का काम पूरा करेंगे, आगे मालिक बेहतर जानते हैं। वो
कहते हैं ना, देर आयद दुरुस्त आयद। अब इतनी रुसवाई काटने के बाद ये बच्ची इतना हौसला समेट चुकी थी कि ये अपनी फैमिली से बात करती, और इसकी फैमिली ने जो ही इन्हें पता चला एक गैरतमंद खानदान होने का सबूत दिया, ना कि विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते। इस बच्ची का साथ दिया, इसको लेकर पुलिस के पास गए, पुलिस को एफआईआर में तमाम हकायक लिखाए, लेकिन पुलिस के गले में हड्डी उस वक्त फंस गई जो ना आगे जा सकती थी ना बाहर उगली जा सकती थी, जब उस एफआईआर में पुलिस के श्री जवानों ने पढ़ा कि इस बच्ची का रेप पुलिस लाइंस के क्वार्टर्स में भी होता रहा। लिहाजा जब एफआईआर दर्ज की गई तो उसमें से पुलिस लाइन क्वार्टर्स का तज़किरा सिरे से ही निकाल दिया गया, और इस बच्ची को बाकायदा बुलाकर एसएचओ की जानिब से डराया गया, धमकाया गया। बच्ची डीएसपी के पास गई, डीएसपी ने कहा तेनू में दस लना, कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। बच्ची डीपीओ के पास गई, मुतल्लिका डीपीओ ने सर्जनिश करते हुए अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा कि फौरन जाओ, मौका देखो। बच्ची से तमाम तफसीलात ली गई, बेड पर चादर किस कलर की थी, दीवार का रंग क्या था, सोफा कहां पड़ा था, उसका रंग क्या था, और कमरे में क्या क्या था, यहां तक कि अलमारी का रंग क्या था। बच्ची ने तमाम चीजें बताई, और इस बच्ची ने उन अयामे हैज में जब इसके साथ ये दरिंदगी की गई, मुबैना तौर पर वो कपड़े भी अपने पास संभाले रखे। बच्ची पुलिस को लेकर मौके पे गई डीपीओ के अहकामात पर, लेकिन होता क्या है कि फिरौनियत से हटा एसएचओ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बच्ची को बहुत वाज़ेह बता देते हैं कि बंदा बन जा, जो दसना है असा दसना है। एसएचओ ने पहले दिन ये एक बात कही थी, जिधर मर्जी चले जाओ, डीपीओ को डीएसपी को बात मैंने सुनानी है, एसपी को बात मैंने सुनानी है, डीपीओ को बात मैंने सुनानी है, आरपीओ को बात मैंने सुनानी है, जिधर मर्जी चले जाओ बात मेरी ही सुनी जानी है। मैं खुद बच्ची का सगा मामू थाने गए हैं, एसएचओ साहब को आखिरी बार जब ज्यादती हुई है उसके कितने दिन बाद? 4-5 दिन बाद जब हम गए हैं एसएचओ साहब के पास, उनको रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करके इनको मामले को अच्छे तरीके से हैंडल कर लें। एसएचओ हमें कभी एक एप्लीकेशन में कभी ऐसे हमें हफ्ता पूरा घुमाते रहे हैं ताकि मेडिकल ना करवाना पड़े। आपका पर्चा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कितने दिन बाद पर्चा? तो हमारा जाके 8-10 दिन बाद हुआ। ये तो हमें एप्लीकेशनों में घुमाते रहे हैं बस, हमारा पर्चा नहीं हुआ। जब पर्चा हो गया उसी दिन मेडिकल हुआ, फिर 3 दिन मेडिकल, हमारा जो डॉक्टर होते हैं जो सेम डे जाने होते हैं ना फ्रांसिक में, वो 3 दिन पड़े रहे हैं इधर, भेजे नहीं जानबूझ के कि इसमें कुछ आ ना जाए। बच्ची के मामू ने उस स्पॉट पर मोबाइल कैमरे से वीडियो और तस्वीर बनाने की कोशिश की ताकि हम ये साबित कर सकें जो बच्ची ने बताया था ये वही जगह है, ये ऐन उसी तरीके से है। लिहाजा उसे मोबाइल छीना गया, उससे सख्ती की गई, और उसके बाद भी सफाए मिसल पर कभी आज तक पुलिस लाइन क्वार्टर्स का जिक्र नहीं आ सका, बल्कि बच्ची को यह समझा दिया गया कि वो जो मोबाइल जिसमें तुम्हारे एविडेंसेस थे वो नहर में फेंक दिए गए हैं, और अब तुम्हारे पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने क्वार्टर में जाके मैंने आज चीज को एसएचओ के साथ, आईओ के साथ में जाके। आप पुलिस को लेके गई हैं वहाँ पे? हाँ, लेके गई हूँ। हर चीज को मैंने पॉइंट आउट किया है। वो कमरा जिधर वो लेके गया था, वो हर चीज उधर सोफे पड़े हुए थे, हर चीज मैंने उनको पॉइंट आउट करके बताई है। लेकिन पुलिस ने तो कहीं उसको शामिल ही नहीं किया इस चीज को। वो उन्होंने खुद नहीं किया। मैं ये मामू भी गवाह है इस बात पे, ये भी साथ पे थे। वो लोग कहते हैं कि जी ये मुनाजा कहती है ये मेरे घर गई नहीं है, एसएचओ भी कहता है ये नहीं उसके घर गई। अगर मैं नहीं उसके घर गई तो मुझे कैसे हर चीज का पता? आपने जो चीज वहाँ जाने से पहले जैसे बताई है, डीएसपी के सामने मैंने बताई है। उन्होंने मुझे पूछा है कि जी कौन सा कमरा है। हाँ जी, एग्जैक्ट वैसे ही थे। तो उन्होंने नहीं, वो आगे से वो सारे मिले हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कह रहे। क्या कहते हैं? ऐसे तो यही कहता है कि जी हर जगह सुनी मेरी जानी है, जो मैंने सुनानी है वही सुनी जानी है। ऐसे चूंकि वालिद साहब का मुल्क तो नहीं है, तो वो आगे से इस तरह ही कहता है कि अफसरान को मैंने बात सुनानी है। डीपीओ ऑर्डर दे देता है, एसएचओ आगे से बात मानता नहीं है उनकी कोई, वो सारा बस हवा में उड़ा देता है, वो नहीं तवज्जो करता किसी बात की। हम लोगों को बुलाते हैं, डीएसपी भी एसएचओ भी,
6-7 घंटे बिठाई रखते हैं, बाद में बात कोई भी नहीं, ऐसे ही घर भेज देते हैं। बच्ची को लेकर आप जाए वकुआ पर गए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस लाइन में गए हैं। बच्ची ने जाके पिन पॉइंट की है एक बच्ची एक। कभी पुलिस लाइन में रूटीन में नहीं गई? नहीं 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 नहीं, लेकिन वो एग्जैक्ट जगह पर ले गई, एग्जैक्ट जगह पे लेके गई हम। और उसने जाने से पहले हुलिया वहाँ पे वो हालात जो पहले तफ्तीश के दौरान सर वीडियो लिंक पे जो डीपीओ साहब, एसपी साहब और डीपीओ जो डीएसपी उधर मौका पे मौजूद थे, उनको एसएचओ डीपीओ ने वीडियो लिंक पे खुद भी सुना, हर चीज सुनी है उन्होंने। डीपीओ साहब ने हर चीज सुनी है। मौका जाके बच्ची ने एक एक चीज पिन पॉइंट की है। चादर कौन से कलर की थी, टेबल किधर पड़ा हुआ था, कुर्सी किधर पड़ी हुई थी, पेटी किधर पड़ी हुई थी, कपड़ा कौन सा पहना हुआ था उधर, क्या रखा, एक एक चीज। मुझे एसएचओ ने बोला कि वीडियो नहीं बनानी वहाँ की। आपने बनाई? नहीं बनानी नहीं, उसने मुझे बनाने नहीं दी। मैंने मोबाइल निकाला, उसने मुझे बनाने नहीं दी वीडियो। और उसका फिर उसने एसएचओ ने वापस आके क्या कर बच्चे कर लेते हैं, कुछ भी नहीं किया। उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं ना कुछ भी नहीं सर, कोई चीज नहीं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई। मुतासिरा बच्ची और इसके मामू की विपदा सुनने के बाद टीम पाकिस्तान पूछता है ने फैसला किया कि अगर हम मुतल्लिका पुलिस मुलाजमीन का मौक़िफ़ लिए बगैर चले जाते हैं तो हम इसकी क्या मदद कर पाएंगे। लेकिन बदबख्ती ऐसी, मरियम बीबी आपको बता रहे हैं, बदबख्ती ऐसी कि मुतल्लिका डीपीओ के स्टाफ को तमाम हकाइक से आगाह किया गया, लेकिन उन्होंने अपने आंखों पर हाथ, कानों में उंगली और मुंह पर दूसरा हाथ रखने में आफियत जानी। मुतल्लिका एसएचओ से राब्ता किया गया, वो फिरौनियत की इंतहा पर था, मिलना जवाब देना मुमकिन ही नहीं। मुतल्लिका डीएसपी के पास गए तो डीएसपी साहब देखने में इतने बारिश, सफेद दाढ़ी, लेकिन उनके अल्फाज इतने करख्त, इतने कभी कि अल अमान अल हफीज। हर शख्स जिसकी जिम्मेदारी इंसाफ फराहम करना है वो एक पॉइंट पर खड़ा है कि कुड़ी भी ते इस्तेमाल होती रही है ना। तो तमाम सोने मित्रों एक चीज समझो कि उम्रें कच्ची, दिमाग नापुख्ता आपके घरों में भी बच्चियों के हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा जिनसी दरिंदा या बिल्ला आपकी बच्चियों को मिल गया तो क्या करोगे? है कोई रास्ता? हो तो हमें भी बताना, वगरना चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मरना।